अर्थव्यवस्था के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और पिछले कुछ दिनों से लेक्चर्स नहीं अपलोड हो रहे थे, कुछ दिक्कतों की वजह से। अब जो है रेगुलर आपको इकोनॉमी के लेक्चर जो है टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मुद्रा बाजार। हमने पिछली कक्षाओं में जो अर्थव्यवस्था का परिचय था वो पढ़ लिया था। मुद्रास्फीति के टॉपिक को हमने कवर किया। इसके बाद मौद्रिक नीतियाँ आरबीआई की उसको देखा। इसके बाद हमने बैंकिंग व्यवस्था पढ़ा। अब इन सब में जो भी करंट के इश्यूज हैं वो एक साथ हम जिस कवर करेंगे। तो उसमें जो भी चीज़ें रह गई हैं उसको हम बाद में एक साथ ले लेंगे। तो आज हम मुद्रा बाजार पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? मुद्रा बाजार में ये देखा जाता है कि जो कम अवधि के लिए ऋण का लेन देन होता है उसमें क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब जैसे कि ऋण की अवधि के हिसाब से उसको एक मापदंड बना दिया गया है कि कौन-सी अ, छोटी अवधि का ऋण है, कौन-सी दीर्घ अवधि का है। 1 साल या 1 साल से कम के जो ऋण के लेन-देन होते हैं, उसको मुद्रा बाजार के अंतर्गत रखते हैं और 1 साल से अधिक के जो होते हैं, वो सब पूँजी बाजार के हिस्से माने जाते हैं। तो जब हम पूँजी बाजार पढ़ेंगे तो उसमें लंबे समय तक के जो ऋण लेने-देने की व्यवस्था है, प्रक्रियाएँ हैं, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो मुद्रा बाजार में हम कम अवधि के लिए जो भी ऋण लिया जाता है, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। ठीक है? मैंने बताया इसमें क्या होता है, कम अवधि मतलब लेस देन 365 दिनों तक का ऋण लिया जाता है। ठीक है ना? अब अब जो है ऋण जो है, देखिए अर्थव्यवस्था में पैसे का जितना ही तेज़ी से आदान-प्रदान होता रहेगा, आर्थिक क्रियाएँ उसी उतनी गति से तेज़ी से बढ़ती रहती हैं। यदि पैसा जो है एक जगह स्थिर है, उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, तो वो नए एसेट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में पैसा हर किसी के पास जो है इतनी संपत्ति पूँजी नहीं होती कि अपना चाहे छोटा रोज़गार करना चाहे, बड़ा रोज़गार करना चाहे, तो उसमें जो है उसको उसके पास धन की उपलब्धता हो। तो ऐसी स्थिति में अब जो है कि ऋण का लेन-देन होना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए ऋण लेने की प्रक्रिया में 2 तरह के संस्थागत स्तर हो सकते हैं, एक होता है औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक में आप देखेंगे कि जैसे बैंक से आप ऋण ले रहे हैं, तो उसको संस्थागत स्तर पे आप रख सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप जैसे गाँव में आप साहूकार से बहुत लोग ऋण लेते हैं, अभी भी व्यवस्था आप देखी जाती है, आप आए दिन देखते होंगे। उसमें जो ऋण लेने की व्यवस्था है, उसमें साहूकार से आप ऋण लेते हैं, वो अपने हिसाब से वो तय करता है कि ऋण की ब्याज दर कितनी होगी। यदि मान लीजिए कि आपकी छवि अच्छी है, तो साहूकार जो है आपको कम ब्याज दर पे ऋण दे देगा। यदि आपकी छवि खराब है, आप ऋण लेने के बाद साहूकार को लौटाते कम हो या जो है परेशान करते हो, तो ऐसी स्थिति में उस आपकी छवि उसके नज़र में खराब मानी जाएगी। तो जो है अगर ऋण देता भी है, तो ज़्यादा ब्याज दर पे आपसे ऋण देगा और उसकी वसूली करेगा। तो ऐसी स्थिति में साहूकार संस्थागत ऋण के अंतर्गत नहीं माना जाता साहूकार से ऋण लेना। तो ये भी जो है कि ठीक नहीं होता, इसमें जो है कि बड़ी शर्तें बड़ी कठिन होती हैं। तो ऐसे में जो है आम गरीब अगर जन ऐसा ऋण में फँस जाता है तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संस्थागत स्तर से ऋण लें और छोटे-मोटे रोज़गार जो भी करना चाहते हैं उसको और करें। ठीक है ना? तो यही सब जो कम अवधि के ऋण लिए का लेन-देन होगा हम मुद्रा बाज़ार के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है ना? इसलिए मुद्रा बाज़ार पढ़ना ज़रूरी होता है। इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होगा, वो सब आप देखिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो मैंने बताया ऋण जो है एक संस्थागत स्तर पे
या इसको कह सकते हो औपचारिक। और दूसरा जो है अनौपचारिक स्तर पे। अब इसमें जैसे कि अब आप देखते होंगे कि सरकार की ओर से आरबीआई ऋण लेती है। ठीक है? और आप देखेंगे इसमें जो है अ, बैंक भी तत्काल ज़रूरतों के लिए उसके ऋण लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कुछ जो है वित्तीय संस्थान होते हैं, ऋण का लेन-देन ऋण लेते हैं। और आप देखेंगे जैसे जो बड़े औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ठीक है? और आम निवेशक भी इसमें ऋण लेता है, कोई निवेश करना चाहता है तो। ये सब अगर कहा जाए कि औपचारिक स्तर पे जो भागीदार हैं ऋण के लेन-देन में, वो आरबीआई हो सकती है, बैंक हो सकती है, वित्तीय संस्थान हो सकते हैं, बैंकिंग अ, के बाद आप बड़े औद्योगिक इकाइयाँ हो सकती हैं और आम निवेशक हो सकते हैं जो ये सब ऋण लेते हैं, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि अब अनौपचारिक स्तर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे साहूकार, ठीक है ना? या जो साहूकार हो सकते हैं या गाँव या शहर के बड़े लोग जो आम लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना? ये भी हो सक सब होते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने बताया कि यदि मान लीजिए कि जैसे देखिए ऋण लेने की व्यवस्था में हमने बताया था कि यदि आरबीआई अ, जो है कि यदि उसमें भागीदार है सरकार की ओर से, तो आरबीआई को ऋण चाहिए तो आरबीआई जो है प्रतिभूतियों को बेचकर ऋण प्राप्त करती है और प्रतिभूतियाँ कौन किसकी होती है? सरकार की होती है, इसलिए उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर आरबीआई सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था करती है, ठीक है ना? अब मान लीजिए यदि बैंकों को पैसा चाहिए, ठीक है ना? तो यदि बैंकों को इसी को आगे लिख लीजिएगा, यदि बैंकों को तत्काल खर्चे तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए तो इन जैसे वित्तीय संस्थान हो गए, अन्य निवेशक हो गए, इन सब से भी वो ऋण लेती है, ठीक है ना? तो तत्काल खर्च पूरा करने के लिए, तो इन सबको कहा जाता है, जो है कि सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट कहा जाता है। सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट के ज़रिए जो है ये बैंक जारी करती है जिसके माध्यम से ऋण ये सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट जो है आरबीआई को नहीं जारी होता है, आरबीआई नहीं इसमें पार्टिसिपेट इसमें अन्य वित्तीय संस्थानें या औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक को पैसे चाहिए, तो बैंक इन इकाइयों से जो है सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट दे देगी और उसके बदले में चाहे वो ब्याज भी दे सकती है, छूट दर पे भी खरीदी जा सकती है, सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट, ठीक है ना? तो अब जो हमने बता दिया कि जो है कि अनौपचारिक क्षेत्र में क्या दिक्कतें होती हैं, जो साहूकार के से ऋण लेने में। तो
और बैंकिंग व्यवस्था में। उसी तरह से आप देखेंगे जो है कि अगर एक लिस्टिंग देखी जाए हमारी कि कौन-कौन से जो है कि मुद्रा बाज़ार के उपकरण हैं। जैसे हमने मौद्रिक नीतियों में मौद्रिक नीति के उपकरण पढ़े थे। कुछ गुणात्मक थे, कुछ जो है कि क्वांटिटी थे क्वांटिटेटिव थे, मात्रात्मक थे। ठीक है ना? तो इसमें जो मुद्रा बाज़ार के उपकरण हैं, ठीक है ना? इन उपकरणों के माध्यम से ही मुद्रा बाज़ार में ऋण का लेन-देन होता है। एक हो गया आपका जो है कि सरकारी प्रतिभूतियाँ, ठीक है? और दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट जो हमने बताया, जमा प्रमाण पत्र। तीसरा उपकरण है वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, ठीक है? तीसरा क्या है? वाणिज्यिक पत्र। इन तीनों उपकरणों का प्रयोग जो है किया जाता है। अब जैसे सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग कौन करेगा? सरकार के लिए आरबीआई करेगी, ठीक है? जमा प्रमाण पत्र का प्रयोग कौन करता है? बैंक करते हैं। और वाणिज्यिक पत्र का प्रयोग बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ करती हैं। ठीक है ना? आरबीआई ने इन सब के लिए अपने नियम बना रखे थे, कमर्शियल पेपर कौन जारी कर सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट कौन जारी कर सकता है। ये सब जो है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन जारी करती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार जारी करती है, उसका प्रयोग जो है आरबीआई करती है, जो है पैसे की तरलता को मैनेज करने के लिए और ऋण लेने के लिए, ठीक है? ये सब है। देखिए इस चैप्टर में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी होती है ताकि हम ये जान सकें कि जो ऋण लेने की व्यवस्था बनी हुई है, उसमें क्या-क्या उपकरण प्रयोग होते हैं, जिनके माध्यम से हम करते हैं। भाई आपको ऋण लेने की आपको ऋण की आवश्यकता है, तो कोई नियम, कोई मानदंड बने होंगे जिनके अनुसार उनका आप फुलफ़िल करेंगे तो आपको ऋण दिया जाएगा। और जब लौटाना होगा तो शर्तें जो भी रहेंगी उसके हिसाब से आप लौटाओगे। तो ये सब अगर न व्यवस्थाएँ और तरीके, प्रक्रियाएँ नहीं बनी रहेंगी, तो ये सब जो है व्यवस्था चलेगी कैसे? संचालन कैसे होगा? ठीक है ना? तो हम इस स्थिति में अब आगे देखते हैं कि जो हमारी अ, पहले हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट देखेंगे फिर। अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, देखिए सरकारी प्रतिभूतियाँ जो हैं, ये जब सरकार को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, अब जो है सरकार आरबीआई के माध्यम से मुद्रा बाज़ार से ऋण प्राप्त करती है, ठीक है? तो यदि सरकार को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता है, तो वो मुद्रा बाज़ार से ऋण उसको मिलेगा आरबीआई के माध्यम से। सरकार क्या करेगी? सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर देगी और उसके माध्यम से उसको आरबीआई जो है बैंकों को, अन्य वित्तीय संस्थानों को बेचेगी और उससे जो है जो धन की प्राप्ति होगी उस वो ऋण के रूप में होगी और बाद में सरकार को ब्याज सहित या छूट दर पे जो भी होगी उसमें लौटाना होता है। हमने मौद्रिक नीति उपकरण में पढ़ा भी था प्रतिभूतियों के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है ना? अभी इस जो तत्काल खर्च मतलब कम अवधि के लिए, इसमें जो है कि 365 दिनों से कम की अवधि की होती है, ठीक है ना? प्रतिभूतियाँ जारी होती हैं। अब इसमें देखेंगे आप जो है कि ये 91 दिन की
मान लीजिए 91 दिन की जारी होती है, 182 दिनों की होती है और 364 दिनों की प्रतिभूतियाँ उसमें लिखा रहता है कितने दिनों वाली प्रतिभूतियाँ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है ना? ये सब होता है लिखा हुआ। तो अब जैसे कि अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, हमने कहा था कि कम अवधि की है तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, ठीक है ना? इनको क्या कहते हैं, ये जो 1 साल से कम, इनको पूरा नाम पूरा पढ़ते हैं, जो है कि सरकारी प्रतिभूतियाँ बिलों के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। अब इसमें देखिए एक होती है सामान्य सरकारी प्रतिभूतियाँ, मतलब बिल्स जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिल, उसमें 2 तरह के होते हैं, सामान्य सरकारी प्रतिभूतियाँ, एक जो जनरल टर्म वाली होती है और एक होती है जिसको कहते हैं ट्रेज़री बिल, ठीक है? तो ट्रेज़री बिल होता है, अब देखिए सामान्य सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, इस पे जो है सरकार ब्याज अदा करती है। सरकार ब्याज अदा करती है इस पे। और यह जो है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सरकार ने को 10 लाख जो है 10 लाख ऋण मिला, ठीक है ना? 10 लाख का ऋण लिया उदाहरण के तौर पे आरबीआई के माध्यम से। अब इस पे जो भी ब्याज दर रहेगी तय, उस पे वो सरकार उस पे ब्याज है उतना अदा करेगी। और जब यदि मान लीजिए बैंक से ऋण लिया गया है, तो फिर बैंक जब सरकारी प्रतिभूतियाँ बेच देगा आरबीआई को, तो फिर उसमें जो है ब्याज सहित जो भी देयता बनती है वो सरकार अदा करेगी, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि ब्याज अदा किया जाता है। और ये ट्रेज़री बिल में क्या होता है, ये छूट दर पे खरीदी जाती हैं। अंतर यही होता है जैसे मान लीजिए कि 10 लाख की ट्रेज़री बिल है। मान लीजिए बैंक इसको खरीदना चाह रहा है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक मान लीजिए इसको 9,50,000 में खरीदा। छूट दर तय होती है कितने छूट पे बिकेगा। अब जैसे कि ये इतने में खरीद लिया, लेकिन जब ये प्रतिभूतियाँ ट्रेज़री बिल जो है वापिस बैंक करेगा, तो अब वापिस करने पे बैंक को 10 लाख रुपए मिलेंगे, जब अवधि पूरी हो जाएगी। मतलब 50,000 रुपया इसमें बैंक को लाभ होगा। तो जैसे इसमें जो लाभ होता है ब्याज के रूप में होता है, इसमें छूट के रूप में होता है कि भाई जितना छूट दर पे हमने खरीदा जब वापस करेंगे तो पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है ना? तो जो भी बैंक होती हैं वो अधिकांश जो है अधिकांश ट्रेज़री बिल जो हैं, मतलब अधिकांश गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ट्रेज़री बिल के रूप में रखती हैं, ठीक है? अधिकांश जो अधिकांश प्रतिभूतियाँ जो है इसमें रखती है ट्रेज़री बिल के रूप में रखती हैं बैंक। यदि पूछा जाता है आपसे कि ट्रेज़री बिल का प्रयोग बैंक अ, जो ट्रेज़री बिल की प्रतिभूतियाँ हैं, बैंक उसका प्रयोग अधिकतर करते हैं, ठीक है ना? ऐसा स्टेटमेंट अगर आता है तो आपको ध्यान देना होगा कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका अभी जो है सरकारी प्रतिभूतियाँ बिल के रूप में, एक देखा हमने सामान्य प्रतिभूतियाँ और एक जो है ट्रेज़री बिल। तो जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं सामान्य स्तर वाली, उसमें जो है कि ब्याज आरबीआई अदा करती है। जैसे बैंक ने प्रतिभूतियाँ खरीद लिया, तो आरबीआई ब्याज उनको अदा करेगी, ठीक है ना?
तो लेकिन ये जो है कि आरबीआई माध्यम होता है, एक तरह से कहिए कि वो सरकार ही ब्याज भी अदा करती है जब ट्रेज़री बिल जो है उसको अ, सब प्रतिभूतियाँ बैंक उसको बेच देती है जब अवधि पूरी होने के बाद, तब जो भी पैसा होता है वो सरकार आरबीआई के थ्रू बैंकों तक पहुँचाती है। ठीक है ना? तो इस तरह से होता है, बाकी जब ट्रेज़री जो बिल होता है उसमें छूट दर पे खरीदी जाती है और जब अवधि पूरी हो जाती है तो लौटाने पर जितना मौद्रिक मूल्य उस पे लिखा होता है वो पैसा मिलता है। ठीक है ना? ये तो हो गया जब आरबीआई इन्वॉल्वमेंट होता है ऋण के लेन-देन में जो है तब ये व्यवस्था देखी जाती है सरकारी प्रतिभूतियों के स्तर की। अब हम आगे देखेंगे जब बैंक अपने लिए ऋण लेने चाह रहे हैं, इनको कहते हैं जमा रिमार्क, इंग्लिश में कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है? तो जब बैंकों को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तब बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी कर अन्य भागीदारों से, इसमें एक्सेप्ट आरबीआई है, मतलब आरबीआई इसमें शामिल नहीं रहेगा, अन्य भागीदारों से ऋण प्राप्त करती है। ठीक है ना? ये मुद्रा बाजार से। मुद्रा बाजार में शेयर स्टेक होल्डर कौन कौन है? एक हमने देखा आरबीआई है, एक देखा हमने बैंक है, वित्तीय संस्थान है, बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं और आम निवेशक हैं। तो इसमें आरबीआई को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य जो भी भागीदार हैं उनसे जो है यदि तत्काल खर्च ऋण की आवश्यकता बैंक को होती है तो बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करता है। अब देखिए इसमें दो तरह की वही शर्तें हैं, जैसे मान लीजिए कि अब ये बैंक जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को वही दो स्तर में इसको जारी कर सकता है, एक ब्याज दर पर ब्याज अदा करेगा, एक छूट पर जैसे आपने देखा था ट्रेजरी बिल में और सामान्य प्रतिभूतियों में उसी तरह का है। ब्याज दर पे मतलब जितना आप बैंक पैसा लेगी अन्य भागीदार से, उसमें जितना ब्याज दर रहेगी उतना ब्याज दर अदा करती रहेगी। ठीक है ना? जब परिपक्वता की अवधि पूरी हो जाएगी तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक को ले लेगी और उसके एवज़ में जितना पैसा बनता है वो फिर अन्य उस भागीदार को लौटा दी। और ये छूट दर पे है, जैसे मैंने बताया ना 10 लाख अगर चाहिए बैंक को, तो 9.5 लाख रुपए में जो है कि उसको बेच के 9.5 लाख मिलेंगे, जब वो जो है अवधि पूरी हो जाएगी तो जब वो लौटाएगा तो बैंक उसको पूरे-पूरे 10 लाख रुपए अदा करेगा। ठीक है? ये होता है जो है कि इस तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब जैसे इसमें जो होता है, देखा जाए तो 7 दिनों से लेके 1 वर्ष तक की अवधि के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होते हैं। ठीक है ना? यह व्यवस्था आरबीआई ने 1989 में प्रारंभ की थी। आरबीआई द्वारा ये 1989 में प्रारंभ किया गया। इसमें शर्त ये है कि 1 लाख रुपए एवं इसके गुणज में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किए जाते हैं। ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किए जाते हैं। तो ये शर्त है इसकी 1 लाख के मल्टीपल में। अब जैसे मान लीजिए कि और क्या है इसमें, शर्त तो नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि बाजार में तरलता लिक्विडिटी क्या है, अधिक है।
मतलब बाज़ार में तरलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में ब्याज दर कम रहेगी। लोगों के पास पैसा है तो कौन जो है कि बैंकों को ऋण देना चाहेगा कि भई आप हमारा पैसा ले लीजिए, वो पैसे का इस्तेमाल करेगा, ठीक है? अब मान लीजिए तरलता कम है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर उच्च रखता है, ब्याज दर उच्च रहेगी तभी अब त लोगों के पास पैसे कम होंगे, वो देना नहीं चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है ब्याज दर जब उच्च रहेगी तो जो अन्य भागीदार हैं जैसे नाम निवेशक हो गए, बड़ी उद्योगिक इकाइयाँ हो गई, वित्तीय संस्थान हो गए, तो बैंकों को जो है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद के पैसा उनको देंगे ऋण के रूप में। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और ये हो गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आगे देखते हैं, ठीक है ना? तो एक कंडीशन इसमें आती है ये, जैसे मान लीजिए तरलता अधिक है और तब ब्याज दर पे कम रहेगी, तरलता कम है तो ब्याज दर उच्च रहेगी। एक और कंडीशन बनती है बैंक रन की स्थिति। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है, इसकी साख जो है बड़ी अच्छी है। जैसे अभी देखिए कुछ बैंकों के की घटनाएँ चल रही थी, बैंक डूबने वाले हैं, फिर कई बैंकों का सरकार ने मर्जर कर दिया। तो ये देखा गया कि जो है कि अब बैंक की साख अच्छी नहीं है, तो उसमें जो है कि लोग पैसा जमा कम करना बंद कर देते हैं। यदि बैंक की साख अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कम ब्याज दर पर सीओडी अगर बैंक जारी करेगी, तो भी लोग मतलब भागीदार जो भी हैं इसके, भागीदार उसको खरीदेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए कि यदि साख जो है अच्छी नहीं है उस बैंक की, लोग क्या करेंगे? लोग पैसा निकालेंगे ना, ठीक है ना? लोगों को तेज़ी से पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी लोगों को पता है कि पता है ये हो गया कि साख अच्छी नहीं है, बैंक कब डूब जाएगा, अपने पैसे निकाल लो, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में साख अच्छी नहीं है, तो उससे अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट जारी करता है, तो उसको कौन जो है खरीदना चाहेगा? लोग टेंडेंसी बड़ी कम रहेगी, लोग खरीदें, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जब साख बैंक की अच्छी ना हो और आम लोग जो लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं, आम लोग तेज़ी से बैंक से पैसा निकालने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को बैंक रन कहा जाता है, ठीक है? तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है, ये बैंक की साख पे निर्भर करता है, ठीक है ना? आप आए दिन कभी-कभी घटनाएँ आप सुनने को देखने को मिलती है, कि जो है सब लोग पैसा बड़ी तेज़ी से निकालने लगते हैं, तो बैंक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कि आप इतने नहीं निकाल सकते क्योंकि आरबीआई के उस पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अगर लागू है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बैंकों के लिए, ठीक है ना? ये हो गया बैंकों की स्थिति के लिए, बैंक कैसे ऋण प्राप्त करते हैं। एक हमने बताया था कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो बताया था मौद्रिक नीतियों में, तो उसके माध्यम से भी बैंक जो है आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है ना? रेपो रेट के तहत। उसमें भी ब्याज दर जो है अदा करना होता है, उसमें बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं जब, ठीक है ना? तो जो है आरबीआई वाली व्यवस्था है, उसमें उसको रेपो रेट कहा जाता है, उसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का प्रयोग आरबीआई के साथ बैंक नहीं कर सकते। ये किसके लिए होता है?
आरबीआई के अलावा अन्य जो वित्तीय संस्थान हैं, अन्य जो इकाइयाँ हैं, जो भागीदार हैं मुद्रा बाजार के, वो सब करते हैं, ये सब ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। तो अब हम जो तीसरा स्तर हमने देखा कि जो बड़े औद्योगिक इकाइयाँ हैं। जिनका मैंने बताया था कि जो अभी तो इसको देखना पड़ेगा कितना इनका टर्नओवर रखा गया है, 4 करोड़ है इनका निवल मूल्य, तब वो उसके लिए है, ठीक है ना? 1 वर्ष में। तो बड़ी औद्योगिक इकाइयों को भी अगर पैसे की ज़रूरत है, तो ये जो है कि एक तो पैसा बैंक से ले सकती हैं, एक भागीदार ये हो गए, ठीक है ना? एक जो है भागीदार है कि अन्य वित्तीय संस्थान से ले सकती हैं। क्योंकि कुछ ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं, जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। यदि ये औद्योगिक इकाई किसी वित्तीय संस्थान के उसमें पर्पज़ में आती है, उद्देश्य में कि हाँ, इनको ऋण दिया जा सकता है, तो ये भी ले सकते हैं उनसे, ठीक है ना? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। तो ये हो गई, यदि मान लीजिए कि जो है कि आम निवेशक भी इसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गए इनसे भागीदार जिनसे ये बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ ऋण ले सकती हैं, ठीक है ना? अब ये जो है किसके लिए? ये कम अवधि के लिए, ये मतलब 1 साल से कम अवधि के लिए, ठीक है ना? तो वो जो ये प्रमाण पत्र बड़े औद्योगिक इकाई जारी करते हैं, उसको कहते हैं वाणिज्यिक। उनका नाम क्या है? कमर्शियल पेपर्स, ठीक है? ये बड़े औद्योगिक इकाइयाँ वाणिज्यिक पत्र जारी करके जो है ये तत्काल ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, ठीक है ना? तो अब जैसे कि मान लीजिए कि ये भी 7 दिनों से लेके 364 दिनों की होते हैं, इनमें अवधि होती है, परिपक्वता की अवधि। अब ये जो है कि इस पे जब अदा करेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए इसमें ब्याज दर बड़ी उच्च होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अनिश्चितता ज़्यादा होती है। ये औद्योगिक इकाई चलेगी कि नहीं चलेगी। बैंकों पे तो चलो सरकार का कुछ दामदार मतलब दारोमदार होता है, आरबीआई का नियंत्रण होता है, अन्य चीज़ें होती हैं, लेकिन एक औद्योगिक इकाई पर ये सब नियंत्रण जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जो है कि कौन अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, जो है कि बड़े औद्योगिक इकाइयों में। तो ऐसी स्थिति में जब ब्याज दर उच्च होती है, तभी लोग इससे जुड़ पाते हैं। तो ब्याज दर इससे क्या होती है? उच्च होती है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है। क्या है? रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क ज़्यादा की स्थिति में जो है ब्याज दर इसमें देखा जाता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि 5 लाख या 5 लाख के गुणज में, मल्टीपल में वाणिज्यिक पत्र जारी किए जाते हैं। ठीक है। 5 लाख के गुणज में वाणिज्यिक पत्र जारी किए जाते हैं। आपने ये जो है कि आपको ये समझना है। तो हमने इसके पहले बताया था जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसमें 1 लाख का मल्टीपल है, इसमें 5 लाख का है अंतर। बाकी नेचर वही है, उसमें ब्याज दर उसमें कम हो सकती है, बैंक के साख पर निर्भर करता है, और इसमें ब्याज दर उच्च होती है, तभी लोग औद्योगिक इकाइयों में पैसा लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि 1000 करोड़ का ऋण 1 वर्ष में कोई औद्योगिक इकाई लेती है, तो उसको कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मूल्यांकन करवाना होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ ऐसी होती हैं जो कि इन संस्थानों की साख तय करती हैं कि इनकी साख अच्छी है कि नहीं है, और जो है कि तो वो मार्केट में जब जाता है, उसके डाटा रिलीज़ होता है, तो लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, इस बैंक की साख अच्छी है, इस वित्तीय संस्थान की साख अच्छी है।
तो लोग यदि उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो वो जो है उसी अनुसार करते हैं, ठीक है ना? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना? ये हो गया आपका जो है कमर्शियल पेपर। तो अगर देखा जाए जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई जो सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, ठीक है? इसका लेन-देन किसके द्वारा होगा? आरबीआई करेगी इसका। और दूसरा हमने क्या बताया कि जो है कि जमा प्रमाण पत्र इसका प्रयोग कौन करेगा? बैंक करेंगे, ठीक है? हमने बताया कि जो वाणिज्यिक पत्र ये कौन चलाएगा? ये बड़े औद्योगिक इकाइयाँ करेंगी। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना? तभी आप जो है इसके चीज़ों को समझ पाएँगे कि जो अगर सर्टिफ़िकेट ऑफ डिपॉज़िट की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? अगर सरकारी प्रतिभूतियों की बात हो रही है, तो इसमें कौन भागीदार है? कब किसके थ्रू लेन-देन हो रहा है? क्या हो रहा है? वो आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए। अगर वाणिज्यिक पत्र की बात हो रही है, कमर्शियल पेपर की, तो इसमें कौन भागीदार है? ठीक है ना? कैसे ऋण प्राप्त कर रहा है? तो अगर ये सब इन तीनों का नाम आता है, ठीक है ना? तो अब ये सब मुद्रा बाज़ार के उपकरण हो जाएँगे। क्योंकि ये आपको ध्यान में रहेगा तभी आप पूँजी बाज़ार में जब पूँजी बाज़ार के उपकरण पढ़ेंगे, तो आप इसमें अंतर कर पाएँगे कि हाँ, ये शॉर्ट टर्म वाले हैं, ये लॉन्ग टर्म वाले हैं। ठीक है ना? नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि भाई वाणिज्यिक पत्र कहाँ कौन जारी होता है, तो मुद्रा बाज़ार का उपकरण है कि पूँजी बाज़ार का है, तो एक क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना? ऑप्शन देके पूछा भी जा सकता है कि जमा प्रमाण पत्र पूँजी बाज़ार का उपकरण है। दूसरा जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाज़ार का उपकरण है। तीसरा जमा प्रमाण पत्र मुद्रा और पूँजी दोनों प्रकार का उपकरण है। चौथा कोई नहीं। आपको अंतर पता होना चाहिए कि इस तरह से कौन-सा उपकरण किस जगह प्रयोग होता है। जैसे हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बिल के रूप में है, वो हमने बताया किसमें? ये मुद्रा बाज़ार में उपकरण। अगर यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में आ जाए, लिखा रहेगा बॉन्ड के रूप में, तब ये पूँजी बाज़ार का उपकरण हो जाएगा। जब हम अभी पूँजी बाज़ार पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है ना? किसका उपकरण हो जाएगा? पूँजी बाज़ार का। तो अब जैसे अब यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बिल है, ये अंतर समझ में आना चाहिए कि बिल जो है ये मुद्रा बाज़ार का उपकरण है, ये बॉन्ड पूँजी बाज़ार का उपकरण है, क्योंकि ये लघु अवधि का है, दीर्घ अवधि का है। ठीक है ना? तो यदि बॉन्ड है तो पूँजी बाज़ार का उपकरण कहा जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब जो है आपको जो है कि ध्यान देना होगा। जैसे शेयर और डिबेंचर होते हैं, तो वो सब जो है पूँजी बाज़ार के उपकरण हैं। तो आपने ये जो है देख लिया मुख्यतः जो पूँजी बाज़ार के मुद्रा बाज़ार के उपकरण हैं, वो सब हमने देख लिया। ठीक है ना? एक चीज़ इसमें और पढ़ना होता है कि जो मुद्रा का वेग है, ठीक है ना? मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी जो है, ये भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। क्योंकि देखिए, यदि मुद्रा का लेन-देन तेज़ है, मतलब उसकी गति अधिक है, इसका मतलब ये है जो है कि आर्थिक क्रियाएँ तेज़ी से चल रही हैं। जैसे आपके पास पैसा आया, आपने कोई सामान परचेज़ किया और जिस दुकान से परचेज़ किया, उस दुकान ने फिर उस पैसे को फिर उस वस्तु को खरीदने में फिर परचेज़ किया, ठीक है? या अन्य चीज़ों के लिए परचेज़ किया, तो उससे क्या होगा कि फिर जब और परचेज़ करेगा, तो जहाँ से मेन प्रोडक्ट बन के आ रहा है फैक्ट्री से, वहाँ भी तेज़ी से उत्पादन बढ़ेगा। तो जो है देखा जाएगा अन्य क्रियाएँ जो है आर्थिक क्रियाएँ तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। ये अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मुद्रा का जो है जितना ज़्यादा गति रहेगी मुद्रा में,
ये माना जाता है कि भाई गतिविधियाँ उतनी तेज़ी से बढ़ती रहती हैं। यदि मान लीजिए मुद्रा जो है कहीं संचित है, उपयोग में नहीं आ रही है, तो ये मुद्रा क्या करेगी, यह नया एसेट्स क्रिएट नहीं करेगी। आपको लगे कि भाई हमारे पास पैसा तो है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका जब वो एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाएगा, तो कैसे जो है कि जो है माँग उस पैसे की बढ़ेगी? होगी ही नहीं, वो तो जब तक वो पैसा रखा हुआ है उसकी कोई माँग नहीं है, ठीक है? आपके पास बस पैसा है और वो नया एसेट क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना? जैसे ही पैसा खर्च होने लगेगा चीज़ें, वस्तु आएगी, वस्तु के बाद फिर उसकी जो है कि वो पैसा अन्य जगह जाएगा, अन्य जगह से फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अन्य गतिविधियों में शामिल होता रहेगा, ठीक है ना? इसलिए मुद्रा का लेन-देन ज़रूरी है, कितना होना चाहिए। तो ये सब जो है आरबीआई को सब ज्ञात होता है कि मुद्रा जो है कितनी सर्कुलेशन में है, ठीक है? मुद्रा कितनी प्रचलन में है, ऐसे आरबीआई को पता होता है, क्योंकि जो है कि आरबीआई ही प्रिंटिंग करती है नोटों की, सिक्कों की भी जानकारी सारी होती है। तो अब प्रिंटिंग होती है, तो इस वर्ष में कितना करेंसी पब्लिश हुई, छपी और मार्केट में गई, ठीक है ना? सारा डाटा उसके पास रिकॉर्ड होता है, हर एक नोट का होता है, ठीक है ना? तो ये जो है कि ऐसी स्थिति में कितना पैसा मार्केट में है, कितना जो है बैंकों के पास है, ये सब जो है सब हिस्सा आरबीआई को पता होता है। लेकिन जो है ना, जैसे मान लीजिए कि कितना पैसा है ये तो पता होता है कि इतना पैसा मार्केट में बैंकिंग व्यवस्था में सब जगह रिलीज किया गया है, ठीक है? इतने करेंसी पहुंची है, लेकिन इतना पैसा कहाँ पर है? जैसे मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए हैं उदाहरण के तौर पे, 1,00,000 रुपए के नोट जो है आरबीआई ने छापे और मार्केट में जो है उसको बैंकों के माध्यम से लोगों तक पहुँचा। अब मान लीजिए, अब ये तो डाटा आरबीआई के पास रहेगा कि 1,00,000 है, लेकिन ये 1,00,000 किसके-किसके पास है? बैंक के पास कितना है? डाकघरों के पास कितना है? ठीक है ना? लोगों की जमा राशि कितनी है? तो ये सब पता करने के लिए आरबीआई एक नए फ़ॉर्मूले का प्रयोग करता है, ठीक है ना? कि कौन-सा पैसा कहाँ पर है, तो उसी को हम देखते हैं, उससे ये भी पता चलता है कि अगर उसका डाटा आरबीआई के पास है, तो आरबीआई बता देगी कि भाई हाँ, कि कौन-सी मुद्रा की गति कम है कि ज़्यादा है, उससे तरलता की गति के प्रवाह भी देख ले का आकलन भी कर लेता है आरबीआई, ठीक है ना? तो जैसे देखिए इसमें जो है कुछ टर्म प्रयोग होते हैं, कौन-सा पैसा कहाँ पर है। एक होता है M0, एक M1, M2, M3, M4, ठीक है ना? M0 जो होता है, ये होता है कि लोगों के पास जो पैसा है, ठीक है? जो लोगों के पास पैसा है, वो है। लोगों के पास जो करेंसी है, ठीक है ना? प्लस आरबीआई के पास अन्य भंडार, क्या है? ये M0 है, तो इससे अगर M0 की कैलकुलेशन जो आरबीआई के पास आएगी, उसमें आरबीआई का कौन-सा डाटा रहेगा कि लोगों के पास, आम जनमानस के पास कितनी करेंसी सर्कुलेट में है और प्लस आरबीआई के पास जो अन्य भंडार है, वो है। इसकी तरलता सबसे ज़्यादा होती है। कैसे?
कि आपके पास पैसा है तुरंत उसका किसी चीज़ में आपके इच्छानुसार जो चीज़ लेना चाहे तुरंत मिल जाएगी। अगर वही पैसा बैंक में है, तो पहले आप बैंक से निकालेंगे तब उसका यूज़ कर पाएँगे, ठीक है ना? हालाँकि आज डिजिटल पेमेंट में ये देखा जाता है कि जो है कि अब जो पैसा बैंक में है, वो पैसा आपके मोबाइल में है, तो आप तत्काल उसका भी प्रयोग कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ ऐसी सुविधाएँ नहीं है, जहाँ पे आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कैश में कर पा रहे हैं, तो जो डिजिटल पेमेंट की तुलना में अभी कैश का जो है कि प्रचलन वहाँ तेज़ हो जाएगा, इसका मतलब कैश की तरलता ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसी ऐसी सिचुएशन है, जहाँ पे कैश चल ही नहीं रहा है, सिर्फ़ डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो उस क्षेत्र में क्या कहा जाएगा, कि यहाँ डिजिटल जो पेमेंट है, उसकी तरलता ज़्यादा है। अभी तो जिस तेज़ी से प्रवाहित हो रही है, लोग पेमेंट कर रहे हैं डिजिटल और करेंसी को वैसे अभी देखा जाता है ज़्यादातर कि आपके पास करेंसी है, तो उसकी तरलता ज़्यादा है, आप तुरंत तत्काल वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है ना? तो कंडीशन के हिसाब से जो है जो डिजिटल पेमेंट भी ज़्यादा तरल हो सकता है। और दूसरा जो है कि M1 जो होता है M0 प्लस ये हो जाएगा बैंकों के पास उपस्थित मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है? M1 की गणना कैसे करेगा आरबीआई? M1 गणना करेगा जो M0 है और जो बैंकों के पास जो डिपॉजिट है, सेविंग और करंट डिपॉजिट है, मांग जमा, अभी सावधि जमा नहीं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट उसकी नहीं, ठीक है ना? तो इससे आंकड़ा ये मिल जाता है कि भाई ये जो M1 है, इसमें जो है ये M0 और इस ये वाला पैसा जो है, उससे आंकड़ा लग जाएगा भाई हाँ, ये M0 की तुलना में इसकी तरलता थोड़ी कम होगी, ठीक है ना? और जो M2 है इसमें M1 प्लस ये हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में उपस्थित जमा राशि, इसमें जो है डाकघरों में डाकघरों में पैसा जमा करते हैं ना, वो भी देखा जाता है इसमें, ठीक है ना? और जो M3 होता है, ये होता है M1 प्लस बैंकों के पास उपस्थित सावधि जमा। जो टर्म डिपॉजिट होता है मतलब जो फिक्स डिपॉजिट है, हर कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए जो एफडी कराता है, उस तरह का जो डाटा आएगा वो उसमें हम M1 अगर जोड़ दें तो वो M3 वाला डाटा आ जाएगा, ठीक है ना? और जो M4 है, उसमें आ जाएगा M3 का डाटा प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा हर किस्म की जमा राशि। जैसे इसमें देखिए आप कुछ लोग कृषि विकास पत्र और जो है कि ये सब उसमें रखते हैं, ठीक है? तो इसको कहा जाता है M4 और जैसे ये सब जो है इसकी गणना आरबीआई करता है तो इसका क्या उपयोग है? मैंने बताया ना, जैसे देखा जाए कि M1 का डाटा कितना है और M0 का डाटा कितना है, तो उससे आरबीआई को ये पता होता है कि भाई M0 अगर ज़्यादा है, इसका मतलब तरलता तेज़ है मार्केट में और पैसे का लेन-देन तेज़ी से हो रहा है, ठीक है ना? तो ये देखा जाता है अगर M1 है, तो उसमें जो है M0 तो शामिल ही है, प्लस बैंकों के पास उपस्थित मांग जमा है, जो मांग जमा होती है इसकी तरलता कम होती है। तरलता कम इसलिए होती है कि आपके समय सीमा के बाद ही पैसा मिलेगा, आप उसका उपयोग तभी कर पाएँगे और तरलता ज़्यादा होने का मतलब आप तुरंत कोई चीज़ डिमांड रखें, तुरंत वो हाज़िर हो जाए, पैसे मिल जाए, ठीक है ना? तो जो इसमें अगर हम M0 से M4 की तरफ बढ़ते हैं, तो तरलता क्या होगी? घटेगी, ठीक है? तो अगर क्रम देखा जाए तो M0 की तरलता सबसे अधिक है, फिर M1 की है, फिर M2 की है, फिर M3 की है, फिर M4 की है, ठीक है? ये तरलता का क्रम है। उसी को उसको उल्टा कर दीजिए, M4 से M0 की तरफ जाने पे तरलता लिक्विडिटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है ना? तो
ये चीज़ें जो है, और इसके बाद में एक इसमें और है टर्म कि M0 और जो M1 होता है, इसको नैरो मनी कहते हैं, ठीक है? और M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है ना? M3, M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। तो क्योंकि देखिए इसका जो है दायरा बढ़ जाएगा, जैसे M1, M0 है, इसमें कुछ ही चीज़ें जुड़ी हैं। अब M3 में देखेंगे आप, ठीक है ना? तो M3 में देखिए, M3 में आपका M1 भी जुड़ा हुआ है, बैंकों के पास सावधि जमा भी है। इसका दायरा और बड़ा हो गया, इसलिए इसको ब्रॉड कहा गया। M4 में और चीज़ें जुड़ गई M3 के साथ, इसका जो बेस है और बड़ा हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है कि M3, M4 ब्रॉड मनी है और M0, M1 नैरो मनी है, ठीक है ना? तो अगर कहा जाए कि तरलता के मामले में नैरो मनी की तरलता ज़्यादा है कि ब्रॉड मनी की, तो आप क्या कहेंगे? नैरो मनी की तरलता अधिक होती है ब्रॉड मनी से, ठीक है ना? तो ये जो है कि आप जो है कि हमने बैंकिंग मुद्रा बाजार में देखा। अब जैसे इसी मुद्रा बाजार में आप जो है एक और हमको पढ़ना है, ठीक है ना? तो आगे इसमें हमें कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे आप इसमें जो है अभी डिजिटल मुद्रा, आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा जारी कर दिया है, ठीक है ना? और इसके बाद है किस इसकी तकनीकी देखेंगे कैसे कार्य करती है डिजिटल मुद्रा। जैसे इसमें क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो तकनीक है, ठीक है ना? और इसमें देखेंगे जैसे कुछ और टर्मिनोलॉजी बिटकॉइन क्या है, और कई सारे जो बिटकॉइन्स हैं, अलग-अलग नाम है, जैसे लिब्रेक्स है, लिब्रा जिसको फेसबुक की मुद्रा है, लिब्रा। ये सब जो है आप जो है अगले लेक्चर में हम ये सब देखेंगे। तो ठीक है ना, इसको एक साथ कवर करेंगे तभी आपको थोड़ा-सा समझ बेहतर हो पाएगी, किस तकनीक में डिजिटल मुद्रा कार्य करती है, ठीक है ना? यदि ये सेंट्रल बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है, मतलब आरबीआई के द्वारा, जो भारत में प्रचलित में हो चालू हो गई है, प्रचलन में आ गई है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तो अभी हमने इस लेक्चर में देखा कि जो मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, कौन-कौन से उपकरण हैं जिनका प्रयोग बैंक कर सकता है और दूसरे संस्थान कर सकते हैं, कौन-सा उपकरण का प्रयोग आरबीआई करती है। इन सब है और इन सब का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, कैसे कार्य करते हैं। और बाकी हमने देखा कि जो अ, मुद्रा का प्रचलन है, उसकी उसका प्रवाह है, उसकी भी गति कैसी है, ये भी आरबीआई जाँच कर लेता है। अपने जो है इसके बाद ये कितनी मुद्रा प्रचलन में है, ये भी कैलकुलेट कर लेता है। कौन-सी मुद्रा कहाँ पर है, ये भी आरबीआई के पास डाटा होता है, ठीक है ना? इसलिए मैंने कहा था ना आरबीआई जो तरल पैसे का लेन-देन वाली व्यवस्था है, उसमें नियंत्रण करने के हर तरीके अपना सकता है। जिसको हम कहते हैं कि माँग जमा वाली जो बात होती है, जो मुद्रास्फीति में हमने पढ़ा था। लेकिन जो संरचनात्मक स्तर की कमियाँ हैं, उसके स्तर यदि कोई प्रभाव पड़ रहा है मुद्रा पर, ये सब चीज़ों पर, तो सरकार के नियंत्रण में आता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में बताया था कि जो मुद्रास्फीति है, उसपे नियंत्रण करने के लिए आरबीआई और सरकार दोनों कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो ये सब रहा मुद्रा बाज़ार। हम आगे इसमें जो भी और टॉपिक है, इसको कल कवर करेंगे। आप लोग लेक्चर देखिए और बताइए कैसा लग रहा है, और आप लोगों को क्लैरिटी आ रही, नहीं आ रही, तो ज़रूर जो है अ, आप लोगों के कमेंट देख के हम उसमें देखेंगे। बाकी इसके नोट्स जो हैं, ये जो है कि बने हुए हैं, मैं इसका लिंक जो है इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप लोग जुड़िए और वहाँ से इसको क्या करिएगा, अपलोड कर लीजिएगा और इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना? जैसे देखिए इसमें हम बता 2 मिनट बता देते हैं कि मुद्रा बाज़ार में देखिए कि कम अवधि के ऋण लेने की प्रक्रिया होती है। इसमें जो है कि कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती, संगठित है, औपचारिक या अनौपचारिक हमने बताया था। इसके बाद इसमें बताया कि भागीदार कौन-कौन से हैं, सरकार है, और से आरबीआई है, कार्यरत सभी बैंक है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है और उच्च श्रेणी की औद्योगिक इकाइयाँ, आम निवेशक हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें इसमें आप देखेंगे, बाकी ऋण के प्रकार कौन-कौन से हैं, ठीक है ना? इसमें एक चीज़ मैंने बताना भूल गया
कि जब 1 दिन का ऋण की अवधि हो तो उसे ओवरनाइट कॉल मनी कहते हैं, और 1 दिन से लेके 14 दिन की हो तो शॉर्ट टर्म, और यदि 14 दिन से 1 साल तक हो तो टर्म मनी कहते हैं। तो ये सब पूछा जा सकता है कि शॉर्ट मनी, टर्म मनी और ओवरनाइट मनी। तो अगर ऑप्शन मैच कराने के लिए सिर्फ दिया रहेगा, बाकी उपकरण हमने फिर 182 दिन ये सब जारी होते हैं 91 के दिनों के। और ये प्रतिभूतियाँ 2 प्रारूप में होती है, एक सामान्य, एक ट्रेज़री बिल की हमने बताया। सामान्य वाली ब्याज दर पे दी जाती है और ट्रेज़री बिल छूट पे दी जाती है। उसी तरह बैंक जो है जमा प्रमाण पत्र जारी करते हैं, इसकी क्या शर्तें हैं आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? कि इसमें जो है एक जैसे कि हमने बता दिया था कि बैंक का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट जारी करते हैं, बड़े औद्योगिक इकाई कमर्शियल पेपर और आरबीआई प्रतिभूतियाँ। लेकिन ये वित्तीय संस्थान जो भी होते हैं वो क्या जारी करते हैं, वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करते हैं, लेकिन उनकी अवधि जो है 1 साल से 3 साल की होती है, इसलिए मुद्रा बाजार में नहीं माना जाता, क्योंकि हमें 1 साल से कम अवधि के ऋण लिए के लिए माने जाते हैं। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वित्तीय संस्थानों का, भारतीय वित्तीय संस्थानों का, वित्तीय संस्थान नहीं है, वित्तीय संस्थानों का, टाइपिंग एरर है, ठीक है ना? तो इसलिए इसको दूसरे हेड में डाल दिया जाता है पूँजी बाजार के उपकरण में। तो ये भी अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान भी जारी करते हैं जमा प्रमाण पत्र, तो बिल्कुल करते हैं, ठीक है? उसी तरह वाणिज्यिक पत्र में बताया कि जो बड़े औद्योगिक इकाइयाँ वो जारी करती हैं, ये सब है। बाकी मुद्रा की गति हमने बता दिया, ये फ़ॉर्मूला है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, मैं भेज दूँगा उसमें लिंक में, ठीक है ना? तो ये लेक्चर ज़रूर बताइए कैसा लगा आप सभी को, और जो है फिर आगे हम लोग मिलते हैं इसमें, ठीक है? तो देखते रहिए चैनल जो है, और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि जो है कि कोई कमियाँ हो उसे दूर किया जाए। और थोड़ा ये वाला प्लेटफ़ॉर्म कैसा लग रहा है, ठीक है? इस तरह, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो लेटर हैं बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएँगे, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है इसमें बताइएगा कि आपको क्लैरिटी है कि नहीं है, जो भी वॉइस में और जो भी अ, हमने हैंड नोट लिख रहे हैं, ये सब आप साथ-साथ नोट करते चलिए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार आप देखते चलेंगे तो बिल्कुल तैयार होता जाएगा आपका, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।